गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इस पे मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने आया हूँ। तो यहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। मोस्ट प्रोबेबली 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही, ठीक है। इसलिए मेरे दिए गए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, पढ़िए और याद करके एग्जाम में पूरा 100% मार्क्स ले आइए। चलिए तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं कि ईडीसी में क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है वो मैं आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है। एक एक करके सभी का आंसर्स बनाएंगे हम लोग। ओके, पहला जो हमारे पास स्लाइड है, इसमें पहले स्लाइड में ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आप देखिए। पहले व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप। यस, पहले सेमीकंडक्टर क्या है और इसके टाइप्स को लिखना है आपको, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छे से दोनों का डेफिनेशंस लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको लिखना है। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और पीएन जंक्शन डायोड में ही मैंने डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन किया था। ये भी पूछने की संभावना रखते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। मैं यहाँ एक बात रोकूंगा, अगर आप फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं और याद करके जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि रिवर्स बायस भी इसी की तरह होता है। यानी कि फॉरवर्ड बायस अगर आप याद कर लिए हैं तो रिवर्स बायस याद करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए, और आप हमसे पूछते हैं कि क्या सर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिख दिया है, यही आने की पूरी संभावना है। लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट पढ़ाई अपना रखना है, आपको रिवर्स बायस को भी देख लेना है। यानी कि क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस चल रहे हैं तो उसी रास्ते पे रिवर्स बायस भी होता है, क्यों ना हम एक दो स्टेप बढ़ करके उसको भी पढ़ लें। लेकिन मेरे अनुसार से पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस का पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग आएगा, आप इसको पढ़ के जाएं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ भी करना है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं, वोल्ट और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया था आपने, दोनों फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का भी और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का भी, दोनों ग्राफ को अच्छे से बनाइए और उसके बारे में बताइए कि कहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, कहां पर नी वोल्टेज होता है, कहां कट इन वोल्टेज होता है, कहां लीकेज करंट फ्लो करता है, कहां पर फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है। इन सभी बातों को आपको उस ग्राफ में बताना है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है, इसको तो छोड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ने का मतलब मैं बोलूंगा कि फिर हम लोग जो क्वेश्चन बेकार हम दे रहे हैं, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीना डायोड, हाउ जीना डायोड यूज्ड एज ए वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, जीना डायोड क्या है और जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे वर्क करता है। जीना डायोड का वर्किंग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीना डायोड। इसी में जीना डायोड क्या है, इसी में आ जाता है। पहले जीना डायोड क्या है पढ़ते हैं, फिर ठीक है इसका वर्किंग जानते हैं, और इसका ठीक है जीना डायोड कहां यूज होता है। वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लेकिन कैसे वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है ये क्वेश्चन पूछता है। हाउ जीना डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज रेगुलेटर में कैसे यूज होता है, ठीक है। अब आपको इसको यहां पर एक्सप्लेन करना है। चलिए, ये पहला स्लाइड हो गया आपके सामने। दूसरे स्लाइड पे बात करते हैं। दूसरा स्लाइड में आपके पास क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। दूसरा स्लाइड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ। मैं 3 रेक्टिफायर लिखा हूं, 3 ही रेक्टिफायर होते भी हैं, तो आप क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन से 6 मार्क्स आ रहा है। एक बच्चा हमसे क्वेश्चन बोलता है कि सर आप तीनों रेक्टिफायर तो दे दिए, तो गेस किस बात का। देखिए, अगर मैं भगवान होता ना, मेरे को पता होता कि हाफ वेव ही आ रहा है तो हम हाफ वेव ही देते। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हाफ वेव ही आएगा और वही आएगा। अगर ऐसा कह रहा है का मतलब समझ लीजिए कि वो बाबा है, ठीक है, या फिर भगवान है, दो ही बात हो सकती है। मैंने बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटेलिजेंट तरीके से होंगे और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ना होगा। मैंने तीनों दिए हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास बहुत कम समय है, अगर तीनों पढ़ते हैं तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि तीनों में से कोई एक आएगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि तीनों में से कोई एक आएगा, इसका मतलब 6 नंबर तो फिक्स हो गया ना जी अपना, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ा जाता है। अब कोई कह रहा है कि हाफ वे भी आ गया तो बहुत खुश हो गया कि चलो उसका लड़ गया, नहीं आया तो अरे हम तो बोले थे कि इसको ऐसे कर लेना, ऐसे, तो वहां पर आ जाता ही बात। तो इसको ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना है। आप तीनों पढ़ के जाइए, और अभी बेस बना रहे हैं आप, ठीक है, और आगे भी तो बढ़ना है। यही तो एग्जाम खत्म तो नहीं हो गया कि इतने ही में दुनिया खत्म हो गई क्या, नहीं। इसलिए आप तीनों पढ़ के जाएंगे, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का तो रहेगा ही। हाफ वेव रेक्टिफायर या ठीक है ब्रिज रेक्टिफायर या सेंटर टैप रेक्टिफायर। सिर्फ वर्किंग बात कर रहा हूं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रख दूं, इसके एक्सप्लेनेशंस नहीं करने हैं आपको।
जैसे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम लोगों ने निकाला, इफिशिएंसी निकाला है, रिपल फैक्टर निकाला है, ये सब नहीं करने हैं आपको, सिर्फ ऑपरेशंस लिखने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सिर्फ ऑपरेशंस आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके रिपल फैक्टर आपने निकाला था, इफिशिएंसी कैलकुलेट किया था, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाला है, ठीक है, फिर एवरेज वैल्यू निकाला है, आरएमएस वैल्यू निकाला है, बहुत सारी बातें आपने इसमें कैलकुलेट की हैं। वो सब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करना है। कैसे फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करता है, पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, उसको लिख देना है आपको। थोड़ा सर्किट बना के, सर्किट नहीं छोड़ना है, सर्किट बना के फोटो दिखा के पूरा एक्सप्लेन किया है। मेरे नोट्स को प्रेफर कीजिए, मजा आएगा आपको, एक एक चीज समझ आ जाएगा। आइए 8वां नंबर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन सी फिल्टर, एल फिल्टर, एलसी फिल्टर और सीएलसी फिल्टर। मैंने ऑपरेशंस नहीं लिखा है फिल्टर में, मैंने अंतर दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने चारों फिल्टरों के बीच में अंतर लिखा है। ठीक है, कौन कौन? सी फिल्टर, एल फिल्टर, एलसी फिल्टर और सीएलसी फिल्टर। इसी सीएलसी फिल्टर का नाम पाई फिल्टर होता है। इसी सीएलसी फिल्टर को हम लोग पाई फिल्टर भी कहते हैं, इसी का नाम पाई फिल्टर है। ठीक सीएलसी फिल्टर का ही दूसरा नाम पाई फिल्टर होता है। तो यहां से देखिए हमारे पास चार तरह के फिल्टर हुए, सी फिल्टर, एल फिल्टर, एलसी फिल्टर और सीएलसी फिल्टर। चारों के बीच में डिफरेंस पूछने की संभावना है, चारों को ब्लॉक बना करके आराम से चारों के बीच में अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यस। अगर आपको ऑपरेशन पढ़ना है तो मेरे अनुसार से सी फिल्टर या एल फिल्टर का ऑपरेशन आएगा, इसी का ऑपरेशन आएगा। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि ऑपरेशन का क्यों नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ते चला जाएगा और सारा का सारा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, तो नहीं, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अनुसार से गेस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सी फिल्टर और एल फिल्टर के ऑपरेशंस देने की संभावना रखते हैं ये लोग। ठीक है, सी फिल्टर या एल फिल्टर में से कोई एक फिल्टर ये लोग देंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको पूरा पढ़ के जाइए। आइए अगला टर्म, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। यस, एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग फिर से बोलूंगा। एनपीएन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पीएनपी पढ़ने में दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है सर, एनपीएन पूरा पढ़ेंगे और पीएनपी भी पूरा पढ़ेंगे। मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट को दिक्कत कहीं नहीं होगी। एनपीएन अगर जान रहा होगा तो पीएनपी भी जान रहा होगा, क्योंकि जैसी लैंग्वेज मिलाते हैं तो सब में सेम आता है। जहां एन है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जब पी आएगा पी मतलब होल। ठीक है, यानी जहां जहां इलेक्ट्रॉन लिखे थे वहां वहां होल लिख देंगे, जहां जहां होल लिखे थे वहां वहां इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। यानी कि आपको एकदम इंटेलिजेंट तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। लैंग्वेज में भी मैंने कोई चेंजिंग नहीं करता हूं, अगर एनपीएन का लिख रहा हूं तो पीएनपी का भी उसी लैंग्वेज पे चलेगा। ठीक, अगर थोड़ा सा मेरा दिमाग इस्तेमाल करते होंगे मेरे नोट्स में ना, तो आपको एक याद करने पर दूसरा याद हो जाता है। गेट 1 बाय 1 फ्री बोलते नहीं है, वही वाला बात है। ठीक है, आइए डिफाइन अल्फा बीटा गामा। अरे सर अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करने देगा, एकदम देगा। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन देम, माने इन तीनों के बीच में रिलेशन, तीनों के बीच में मत पढ़िए, अल्फा बीटा को पढ़ के जाइए ना, अल्फा बीटा ही रिलेशन देगा आपको। ठीक है, ओके, अल्फा बीटा गामा और इसके बीच में रिलेशन, अल्फा बीटा गामा और इसके बीच में रिलेशन एकदम पढ़ के जाना है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्या होता है और इसके बीच का रिलेशन भी करके जाना है। खासकर मैंने बोला अल्फा बीटा का रिलेशन करके जाइएगा एकदम। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, मैं ज्यादा का नहीं बोला, 3 तो है लेकिन 2 मैं पढ़ने बोल रहा हूं। किसका किसका? कॉमन इमीटर का और कॉमन बेस का। इनका मेरे को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है। ठीक है, ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको पूरा पढ़ना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आइए राइट द कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस। बाबू इसको जरूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन ना ऐसा है ना कि इस तरह के क्वेश्चंस को कभी छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, और इसको छोड़, देखिए बता रहा हूं, इस तरह एक अच्छी बात बता रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं एकदम बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब होता है, यही क्वेश्चन मान लिया नहीं आया, मान लिया कि नहीं आया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपे हैं। हो सकता है इस एग्जाम में ना दे, लेकिन आने वाले बार, आने वाले डीआरडीओ, आने वाले बड़े बड़े एग्जाम में इससे क्वेश्चन भरमार रहता है।
ठीक है, क्योंकि इनपुट रेसिस्टेंस कितना होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज गेन का वैल्यू, पावर गेन की वैल्यू कैसे होती है, इन सब चीजों की पूरी जानकारी। मतलब एक तरह से सब कहिए तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर जितना पढ़े सबका समराइज एक जगह है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है मेरे अनुसार से, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर के बीच में डिफरेंस देंगे ही ये, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन चैनल डी मॉसफेट ऑल्सो इट्स ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एक है एन चैनल जेफेट को आपको एक्सप्लेन करने बोला, तो एन चैनल अगर जेफेट पढ़ते हैं तो पी चैनल जेफेट भी पढ़ सकते हैं। हाँ सर, एन चैनल जेफेट पढ़े तो पी चैनल जेफेट क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम। तो हम लोग एन चैनल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो इसी के अनुसार से मेरा लैंग्वेज अगर आप पढ़ते होंगे तो पी चैनल भी वैसे ही होता है। उसी तरह से एन चैनल डी मॉसफेट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, एन चैनल, देखिए पी चैनल डी मॉसफेट कौन नहीं बना लेगा, एन चैनल डी मॉसफेट तो ही हुआ, एन चैनल के जगह हम पी चैनल कर रहे हैं, एन चैनल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और पी चैनल में होल का मूवमेंट कराएंगे। एकदम आसान है सर, एकदम तुरंत बन जाएगा। अगर मेरा नोट्स देखते होंगे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, पॉइंट वाइज करके एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपके नोट्स कॉपी में बताया है, ठीक है। कहीं दिक्कत होती है तो हमसे जरूर कंसल्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। राइट द डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड फेट। बाबू इसको क्वेश्चन को तो कभी नहीं छोड़ना, बीजेटी और फेट छोड़ा ही नहीं जाता ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना हर बार एग्जाम में दे ही देता है, ठीक है, बीजेटी और फेट के बीच में डिफरेंस, ठीक। और ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पकड़ के रखता है, ठीक है, इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़े जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइए बीजेटी और फेट के बीच के डिफरेंस को, ठीक है। मैंने लिखा है बीजेटी इज ए बाइपोलर डिवाइस वेयर एज फेट इज एन यूनिपोलर डिवाइस, हाउ। ये इसी का एक पार्ट है। हमने बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वेट नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पहली बार मैंने डाल दिया सिर्फ कि आप इसके बारे में जरूर पढ़ के रखिएगा कि व्हाट इज ए यूनिपोलर, व्हाट इज ए बाइपोलर, व्हाट इज ए यूनिपोलर। अगर आपका वाइवा वाइस क्वेश्चन होता है कभी कॉलेज में तो इन दोनों पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों को भी जानिए। वाइवा वाइस समझते होंगे, मतलब आपके कॉलेज में अगर इंटरव्यू होता है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल के समय आपको पूछा जाता है क्वेश्चन टीचरों के द्वारा, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बाइपोलर और यूनिपोलर को समझ के रखिएगा। मोस्टली टीचर पूछते हैं बाइपोलर मतलब बताओ जी, यूनिपोलर मतलब बताओ जी, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप याद रखेंगे क्वेश्चन का और जवाब देंगे, तो ठीक है। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ यूजर टी, ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मैं ऐसा बोलूं कि बाबू इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, यूजेटी का वर्किंग और इसका कैरेक्टरिस्टिक, इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आगे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एससीआर और थायरिस्टर। देखो एससीआर लिखेगा या थायरिस्टर लिखेगा, आप दोनों सेम चीज है। अगर आप कभी कभी क्या होता है, मैंने एससीआर लिखा, एक बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बोलूंगा तो हंसीएगा, ठीक है। एससीआर लिखा और एग्जाम में आ गया थायरिस्टर, बच्चा बोला सर कहां लड़ा, आप तो एससीआर दिए थे, आ गया थायरिस्टर। तो हम बाद में मुस्कुराए साइड में, हम बोले चलो भाई हम क्या बोलें अब, ऐसे में बच्चे का मतलब, मैं बच्चे फिर मैं कुछ नहीं बोला, मैं दिमाग में सोचा कि ये सब बच्चे कैसे इंजीनियर बनेंगे। अगर आपको एससीआर का नाम थायरिस्टर नहीं आता है तो फिर मैं बोलूंगा कि अभी आपको बहुत 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 मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ गेस क्वेश्चन को पढ़ के अगर पास कर रहे हैं तो घटिया इंजीनियर बनिएगा। आपको थोड़ा सा नॉलेज, अपना थोड़ा इंटेलिजेंट वाला नॉलेज होना चाहिए कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूं, कि हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हाँ मैं इंजीनियर हूं, बस यही बात बोलना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहे हो, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है। राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, देखिए एससीआर और थायरिस्टर का वर्किंग, ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन बीबीआई है, मोस्ट बीबीआई है, नहीं छोड़ के जाएंगे आप। दूसरा एससीआर डायक और ट्रायक के बीच में, ट्रायस लिखा गया, ट्रायक, ठीक है, TRIAC, ई नहीं होगा, ट्रायक, ठीक है। एससीआर डायक और ट्रायक के बीच में आपको डिफरेंस पूछता है, ठीक है, पूछ सकता है। अगर इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायक एंड ट्रायक। ये क्वेश्चंस में से दो में से डायक आएगा नहीं तो ट्रायक आएगा, आना ही आना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। बाबू इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जहां पर हम बोलते हैं ना कि नहीं छोड़ना है, उसको तो कुछ हो जाए, सर्दी खांसी बुखार सर कुछ हो जाए, हमको उसको रट लेना है, उसको याद करके जाना, कुछ भी करके जाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर आ रहा है आपके एग्जाम में, ऑसिलेटर पढ़ना है, ऑसिलेटर से क्वेश्चन आएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। जनरली पूछने की संभावना कम है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार कहीं ना कहीं से देख लीजिए। मैंने बोला संभावना कम है, मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं बहुत वेट देता हूं, उसको एकदम बढ़िया से पढ़िए। जहां कम वेट देता हूं पढ़ के जाइए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो
इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ऑसिलेटर और एम्पलीफायर के बीच में डिफरेंस को आप एक बार जरूर पढ़िए, मैं बोला। आइए आगे बढ़ते हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को डेराइव करना है तो AF इक्वल टू A बाई 1 प्लस ए बीटा, AF इक्वल टू A बाई 1 माइनस ए बीटा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अरे सर, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए और ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए है, याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। अभी भी नहीं याद है कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ये भी नहीं पता है कि फीडबैक के लिए है, फीडबैक का एक्सप्रेशन है, तो फिर मैं क्या बोलूं? ठीक है, मैं बोलूंगा ही कि आप बस रटंत विद्या वाले स्टूडेंट हैं, वैसे नहीं। ठीक है, पढ़ना है, इंजीनियर बनना है। थोड़ा इंजीनियर बनने का मतलब मैं नॉलेज रखता हूं सब्जेक्ट का, चैप्टर का, टॉपिक का। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। ठीक, आइए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, पैरामीटर्स, बैंडविड्थ, नॉइज, गेन, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, इन सब पर ठीक है नेगेटिव फीडबैक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है। 23 और 24 को ऐसा करके जाइए ना कि इसको ना 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 23 और 24 को नहीं छोड़ के जाना है, 23 और 24 तो एकदम नहीं छोड़ना है, 23-24 दे रहा है। लिस्ट द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक ओवर पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक और के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर नेगेटिव फीडबैक का क्या अच्छा बात है, मतलब नेगेटिव फीडबैक को यहाँ अच्छा बताया जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव फीडबैक में। तो क्या अच्छा होता है नेगेटिव फीडबैक में जो पॉजिटिव फीडबैक से अच्छा होता है, हमें इसको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको भी देख लीजिएगा, इसको मतलब मैंने देख लीजिएगा बोला तो थोड़ा वेट कम है लग रहा है, हाँ वेट थोड़ा कम है, लेकिन देख लीजिएगा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में है मेरा, तो नजर तो है, एकदम आएगा, आप इसको लेके चलें। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आइए, हाँ एक लास्ट है। ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट शंट फीडबैक, यानी कि 4 तरह के फीडबैक होते हैं। ठीक है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है। ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, छोड़ना नहीं है। ड्रॉ उसको ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है, और सॉरी ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम, उसको एक्सप्लेन भी करना है। आपके नोट्स कॉपी में इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। इन चारों में से कोई एक आएगा। सर आप तो चारों दे देते हैं, एक लड़का ऐसे बोला चारों दे देते हैं, तो अरे यार हमको ये पता होता ना कि यही आएगा, ठीक है, तो मैं उतनी ही पढ़वाता जितना आपको आएगा। मैं वो नहीं चाहता हूं कि वैसा आप इंजीनियर बने। मैं बोल रहा हूं इन चारों में से कोई एक आएगा। अब बताइए, ये सिक्योरिटी मैं दे रहा हूं कि 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिल रहा है, 5 नंबर सिक्योर तो हो रहा है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे रेक्टिफायर में मैंने बोला हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज और सेंटर टैप, 3 रेक्टिफायर, उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, छोड़ेंगे ही नहीं, रेक्टिफायर से क्वेश्चन देंगे ही, और वही से उसी में से देंगे। उसी तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए किसी एक का देंगे। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, एनी वन, किसी एक का बना दीजिए अपनी मर्जी से। लेकिन ठीक है, ऐसा कभी होता है तो वो आप समझ लीजिए आपके लिए वरदान है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, नाम लिख के देंगे तब क्या कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको चारों को प्रैक्टिस करना है, और मेरा एम है आपको ये गेस्ट क्वेश्चन देने का, सिर्फ एग्जाम में मदद करना, एग्जाम के लिए आपको एक डायरेक्शन देना। मेरा आपको फिर से बोल रहा हूं कि ठीक है, गेस्ट क्वेश्चन हम लोगों के एक्सपीरियंस, अपने इतने साल के पढ़ाए गए एक्सपीरियंस के आधार पे दिया जाता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपको एकदम ये कह दूं ब्लाइंडली कि यही क्वेश्चन आएगा। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को यहां रख रहा हूं बस, और उम्मीद है आज तक मेरा एक्सपीरियंस फेल नहीं हुआ है। कभी 70%, कभी 80%, कभी 90%, कभी 100% ऐसे आते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन। और आप जब कुछ लेवल तक बढ़ जाइएगा तो आपको भी इसी तरह से एक्सपीरियंस आएगा और आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे पास और एक बात आपके लिए है कि मेरे दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावे भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूर मदद करेगा, और मेरी उम्मीद है कि 100% क्वेश्चंस इसी से रहेंगे। हो सकता है सारे के सारे रहें, ठीक है, उम्मीद है। और मैंने अगर इसमें किसी क्वेश्चन को नहीं डाला है जो बच गया है और आपके पास समय है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एकदम एग्जाम देने से पहले ठीक है, अपने मम्मी पापा को, ठीक है, अपने भगवान को जरूर याद कर लीजिएगा, और उसके बाद कूल माइंड से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।